देन उसके बाद में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो ग्लिसरॉल जो है एक कलरलेस, बहुत ही गाढ़ा और जैसी चाशनी होती है उस तरीके का मीठा लिक्विड होता है। बॉइलिंग पॉइंट इसका 209 डिग्री सेल्सियस है। वाटर और अल्कोहल में कम्प्लीटली सॉल्युबल है, ईथर में इनसॉल्युबल है। ठीक है, देन उसके बाद में आती हैं अपन इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं इसकी। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात करते हैं तो हमको पता है कि ग्लिसरॉल में 2 प्राइमरी अल्कोहल हैं और 1 सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, देखिए कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 जो है आप जानते हैं कि वो क्या है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 पर प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, और कार्बन नंबर 2 पर यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी अल्कोहल की जो रिएक्शन है वो चाहे कार्बन नंबर 1 पे कराओ या 3 पे कराओ, प्रोडक्ट सेम होगा। हाँ, दोनों पे हो रहा है तो दोनों पे लगाना पड़ेगा, पर अगर एक ही ग्रुप सब्स्टिट्यूट करना है तो चाहे वो यहाँ से करो या यहाँ से करो, एक ही बात है। हाँ, कार्बन नंबर 2 से अगर OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है तो वो अलग प्रोडक्ट बन जाता है, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन है, ये वाला और ये वाला प्राइमरी कार्बन है। तो यानी यहाँ पर 2 टाइप की केमिकल रिएक्शंस हो जाएंगे, प्राइमरी ग्रुप की भी हो जाएंगी, सेकेंडरी ग्रुप की भी हो जाएंगी। सबसे पहले है रिएक्शन विद सोडियम। देखिए, रिएक्शंस बहुत सिंपल है। हाँ, ये है कि एक से ज़्यादा स्टेप में होंगी, क्योंकि अपने को एक से ज़्यादा OH या हम क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस करने हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें सोडियम के साथ में रिएक्शन, तो हाइड्रोजन जो है वो 1 डिग्री अल्कोहल जो है उसका रिप्लेस होगा सोडियम से, और उससे जो है 2 डिग्री के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना कि सोडियम का जब रिएक्शन कराई है तो ये जो 1 डिग्री है सिर्फ यही रिप्लेस होंगे, 2 डिग्री पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। पहले ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, Na जुड़ गया, फिर ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, Na जुड़ गया। सेकेंडरी अल्कोहल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। देखिए, टेम्परेचर हाई कर दिया, इसके बाद आप और सोडियम से रिएक्शन कराओ, इसकी कितना भी टेम्परेचर कर लो, लेकिन ये वाला जो हाइड्रोजन है वो रिलीज नहीं होगा। और हाइड्रोजन रिलीज करना शो करता है कि इसके एसिडिक नेचर को, अल्कोहल है, एसिडिक बिहेवियर तो शो करेगा ही करेगा। ठीक है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है तो 2 हाइड्रोजन ही देता है ये, तीसरा नहीं देता, क्योंकि वो सेकेंडरी है, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन क्लोराइड से अगर हम रिएक्शन कराएं इसकी HCl के साथ में, तो अल्फा और बीटा क्लोरोहाइड्रीन जो है प्राप्त होते हैं हमको, अल्फा एंड बीटा क्लोरोहाइड्रीन। अल्फा और बीटा क्लोरोहाइड्रीन क्या है, ये देखिए, HCl की रिएक्शन कराई है हमने इसके साथ में, 2 मॉलिक्यूल हैं HCl के 110 डिग्री सेल्सियस पे, 110 डिग्री सेल्सियस यानी 110 डिग्री सेल्सियस पे। तो देखिए क्या हो गया, एक H जो है वो यहाँ से OH रिप्लेस हो गया H2O की फॉर्म में, H और OH, H2O निकल गया और Cl यहाँ जुड़ गया। ठीक, तो ये क्या है, ग्लिसरॉल अल्फा मोनोक्लोरोहाइड्रीन, अल्फा पे एक ही है, अल्फा मोनोक्लोरोहाइड्रीन। और फिर हमने देखा कि बीटा पर से हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल बीटा मोनोक्लोरोहाइड्रीन। यानी एक बार अल्फा पे से हमने रिप्लेस किया है OH को और एक बार बीटा पे से किया है, क्योंकि 2 HCl है ना, तो अल्फा पे से हो जाएगा, एक HCl यहाँ यूज आ गया मॉलिक्यूल, H2O का मॉलिक्यूल निकल गया, और एक HCl का मॉलिक्यूल बीटा पे यूज आ गया, एक H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया, यानी OH प्लस H निकल गया, H2O, Cl यहाँ जुड़ गया, OH प्लस H, H2O निकल गया, Cl यहाँ जुड़ गया। ठीक है, तो ये 2 बन जाएंगे पर दोनों ही मोनोक्लोरोहाइड्रीन बन रहे हैं, अल्फा मोनोक्लोरोहाइड्रीन और बीटा मोनोक्लोरोहाइड्रीन। और यही अगर HCl हम ज़्यादा समय तक पास कर दें, ये तो तब है जब HCl की रिएक्शन कराई 110 डिग्री सेल्सियस पे तो मोनोक्लोरोहाइड्रीन बने, और यही अगर हम HCl लॉन्ग टाइम तक पास कर दें तो डाइक्लोरोहाइड्रीन बन जाते हैं। वो देखिए यहाँ पर है, रिएक्टेंट यही है, हाँ, ये यहाँ पर इस तरफ डाइक्लोरोहाइड्रीन कैसे बनेंगे, ये अल्फा बीटा डाइक्लोरोहाइड्रीन बन गया, यहाँ पर अल्फा गामा डाइक्लोरोहाइड्रीन बन गया, यानी हर टाइप का प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हुआ, 2 OH रिप्लेस हुए, 2 Cl आ गए, और यहाँ पर भी 2 OH रिप्लेस हुए, 2 Cl आ गए अल्फा और गामा पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ग्लिसरॉल अल्फा बीटा डाइक्लोरोहाइड्रीन, ये ग्लिसरॉल अल्फा गामा डाइक्लोरोहाइड्रीन, ये हो गई HCl के साथ में रिएक्शन। उसके बाद में है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में रिएक्शन। नॉर्मली अल्कोहल जब PCl5 के साथ में रिएक्शन करता है तो एक मॉलिक्यूल यूज होता है PCl5 का, लेकिन यहाँ पर OH कितने हैं, 3 है जिनको रिप्लेस करना है, तो PCl5 के मॉलिक्यूल भी कितने यूज होंगे, 3। ठीक है, तो ग्लिसरॉल जो है वो 3 PCl5 के मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्ट करके ग्लिसरल ट्राइक्लोराइड बनाता है, 3POCl3 और 3 HCl निकल जाएंगे। ठीक है,
उसके बाद में है एसिटाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन। एसिटाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करके मोनो एसीटेट बनाता है, ग्लिसरॉल मोनो एसीटेट। ग्लिसरॉल रिएक्ट विथ एसिटाइल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटिक एसिड। तीनों में से किसी से भी रिएक्शन कराओ, एसिटाइल क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन करा सकते हो, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी करा सकते हो और एसिटिक एसिड के साथ भी करा सकते हो। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अपन ने तीनों के साथ अलग अलग नहीं कराई। बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, जैसे अल्कोहल की, जब हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की रिएक्शंस पढ़ी थी तो एसिटाइल क्लोराइड के साथ भी वहाँ रिएक्शन पड़ी थी, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी पड़ी थी और एसिटिक एसिड के साथ भी पड़ी थी, और तीनों में ही एस्टर बन रहा था। ठीक है, प्रोडक्ट तीनों में एस्टर बन रहा था। तो यहाँ पे ऑब्लिक करके लिख दिया गया है, आप तीनों में से किसी से भी कराएं, प्रोडक्ट आपको ट्राई एस्टर ही मिलेगा, मोनो डाई एंड ट्राई एसिटेट, है ना। एस्टर मतलब उसका सफिक्स एसिटेट यूज होता है, आप जानते हैं कि ट्राई एसिटेट, मोनो एसिटेट भी मिल सकते हैं, डाई एसिटेट भी और ट्राई एसिटेट भी। ये डिपेंड करता है कि आपने जो रिएजेंट लिया है उसका अमाउंट कितना है, क्योंकि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए चाहे एसिटाइल क्लोराइड हो, एसिटिक एनहाइड्राइड हो या एसिटिक एसिड हो, उसका एक मॉलिक्यूल लगेगा। दो को रिप्लेस करना है तो दो मॉलिक्यूल लगेंगे, और अगर तीनों को रिप्लेस करना है तो तीन मॉलिक्यूल लगेंगे। तो डिपेंड करता है कि जो आप अटैकिंग रिएजेंट ले रहे हो उसका अमाउंट कितना है। अगर वो आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेते हो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हो, तो आपको जो है ट्राई एसिटेट भी प्राप्त हो सकते हैं, ट्राई एस्टर मिल जाएंगे। कम अमाउंट में लेते हो तो डाई मिल जाएंगे, और भी कम अमाउंट में लोगे तो मोनो एसिटेट भी मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कि कितना आपने जो है एसिटाइल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिक एसिड लिया है। देखिए हमने रिएक्शन यहाँ के एसिटिल क्लोराइड के साथ में कराई है और बताया है कि किस तरीके से HCl निकलेगा। ये HCl निकल जाएगा और COCH3 जुड़ जाएगा एज इट इज़। ये देखिए CH2O COCH3। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही एसिटेट ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसको हम कहेंगे ग्लिसरॉल मोनो एसिटेट। फिर हमने और रिएक्शन कराई CH3COCl से, तो एक और एसिटेट जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया, और ये हो गया ग्लिसरॉल डाई एसिटेट। उसके बाद एक और मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन कराई, तो तीनों जगह पर क्या हो गया है, रिप्लेसमेंट हो गया है H का, यानी HCl निकलता गया है और एसिटिल ग्रुप जुड़ता गया है, तो ये हो गया ग्लिसरॉल ट्राई एसिटेट। यानी कि यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल लगे टोटल ट्राई एसिटेट बनाने के लिए? 3 मॉलिक्यूल लगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है। देन नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ में जब रिएक्शन कराएंगे ग्लिसरॉल की, तो वो ये 3 मॉलिक्यूल लगेंगे नाइट्रिक एसिड के इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4। कंसनट्रेट H2SO4, यहाँ ध्यान रखना कि ये एक कैटलिस्ट है जो H+ आयन यानी कि प्रोटॉन प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन होती है और H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा और NO2 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 जुड़ जाएगा। देखिए OH और H हटा दो तो H2O निकल गए 3 और NO2 जोड़ दो, सिंपल। ये होता है ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट। ये एक्सप्लोजिव होता है, इसे ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन भी कहते हैं। ठीक है, विस्फोटक होता है ये, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन भी बोला जाता है, और वैसे इसका नाम ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट भी है। ठीक है, और इसे सबसे पहले सर अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में बनाया था। नोबेल आप जानते होंगे, अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ही नोबेल प्राइज दिया जाता है। ठीक है, उन्होंने इस कंपाउंड को सबसे पहले बनाया था, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट या ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को 1867 में, 1867 में, और इसको नोबल ऑयल भी बोला जाता है, नोबेल ऑयल। ये नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो बेसिकली एक ऑयल है जो ठंडा करने पर क्रिस्टलाइज हो जाता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है, ये ध्यान रखना। पर ये आघात के प्रति, यानी अगर आप हल्का सा भी इसके ऊपर चोट कर दो तो ये आघात के प्रति क्या होता है, हाईली सेंसिटिव होता है, यानी अति संवेदनशील होने के कारण हल्की सी भी अगर इस पर चोट लग जाए तो ये विस्फोटित हो जाता है, यानी इसमें ब्लास्ट हो जाता है। और इसका उपयोग जो है वो डायनामाइट बनाने में किया जाता है, और इसे अन्य जो विस्फोटक हैं जैसे जिलेटिन और कार्डाइट के निर्माण में भी उपयोग में लेते हैं, जिलेटिन या कार्डाइट के निर्माण में भी इसको उपयोग में लेते हैं। डायनामाइट कैसे बनाते हैं कि हम नाइट्रोग्लिसरीन जो है उसको लकड़ी का जो बुरादा होता है, यानी वुड का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, बुरादा होता है, उसमें क्या कर देते हैं, एब्जॉर्ब करवा देते हैं, और फिर उसके अंदर अमोनियम नाइट्रेट मिला देते हैं, तो उससे क्या बन जाता है, डायनामाइट बन जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड का मतलब HI के साथ में रिएक्शन, और HI के साथ में जब रिएक्शन होती है तो एलाइल आयोडाइड बनता है। देखिए 3 मॉलिक्यूल लगेंगे HI के। ठीक है, या PI3 से भी करा सकते हैं हम इसकी रिएक्शन, एक ही बात है।
या 3HI के साथ में इसकी रिएक्शन करा देंगे। तो देखो H और ये OH, तो 3H ये और 3OH ये, तो 3H2O के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, 3H2O निकल जाएगा और 3I यहाँ जुड़ जाएंगे, ये जुड़ गए। बट ये अनस्टेबल होता है क्योंकि 3 आयोडीन जो है स्टेबल नहीं है, ये पास पास वाले पे 2 आयोडाइन मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं है, और यहाँ से I2 का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, एलाइल आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, इतने आयोडाइड कभी भी स्टेबल नहीं होते एक साथ। ठीक है, I2 का मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये एलाइल आयोडाइड बन जाता है। अगर हमने HI एक्सेस में यूज़ कर लिया है तो प्रोपाइल आयोडाइड भी बन जाएगा। ये देखिए, जो एलाइल आयोडाइड बना था उसके ऊपर हमने फिर से और HI का अटैक कराया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा। मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है अगर आप ध्यान से देखें तो, हेलोजन वहाँ जाता है जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होते हैं। आप देखें इसके ऊपर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है, इस पर हेलोजन जुड़ रहा है और यहाँ CH3 आ गया, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया। फिर से वापस I2 का मॉलिक्यूल निकल जाएगा क्योंकि 2 I2 तो कभी भी क्या है एक साथ स्टेबल होंगे ही नहीं, तो I2 का मॉलिक्यूल निकल गया तो क्या बन गया, प्रोपीन बन गया। ठीक है, और इस प्रोपीन के ऊपर फिर से हमने क्या किया, HI का अटैक कराया है। तो देखिए अब की बार भी क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है कि आयोडीन कहाँ जाएगा, जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है, यानी इस कार्बन पे गया और हाइड्रोजन यहाँ चला गया, तो क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड बन गया। ठीक है तो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड भी बन जाता है, या प्रोपाइल आयोडाइड जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण। डिहाइड्रेशन जो है, यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, कंसनट्रेट H2SO4 ले सकते हो, ZnCl2 ले सकते हो, P2O5 ले सकते हो, या KHSO4 ले सकते हो, और इनमें से कोई सा भी लो, ग्लिसरॉल जो है वो इनके साथ में रिएक्ट करेगा किसी भी एक के साथ, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ वेरी हाई टेम्परेचर पे, एंड रिलीज 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ठीक है, और जल के 2 अणु निकल जाएंगे एंड एक्रोलीन इज फॉर्म्ड, एक्रोलीन बनेगा, ध्यान रखना, विच हैव ए स्पेसिफिक एक्यूट स्मेल। एक्रोलीन बनता है जिसकी एक बहुत ही तीक्ष्ण गंध होती है, और इस तीक्ष्ण गंध की वजह से ही ये जो टेस्ट है ये ग्लिसरॉल की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपको कंपाउंड दे दिया और ये आपको पता करना है कि उसके अंदर ग्लिसरॉल है कि नहीं है, तो आप क्या कराओ, डिहाइड्रेशन करवा दो, यानी ग्लिसरॉल ले उसके साथ में KHSO4 डाल करके उसकी रिएक्शन करा दो, यानी कि उसको गर्म कर दो, या H2SO4 डाल के गर्म कर दो, या ZnCl2 डाल के गर्म कर दो, या P2O5 डाल के गर्म कर दो। कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल के गर्म करोगे तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे इस तरीके से। देखिए, एक H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से, एक H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से। ठीक है, KHSO4 2H2 निकल गए, उसके बाद में रीअरेंजमेंट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये हाइड्रोजन इधर जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्रोलीन, CH2 CH CHO। ठीक है ये यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, ध्यान रखना, ये मिस्टेक रह गई, इसको सही कर लेना, CH2 डबल बॉन्ड CH होएगा ये। तो ये एक्रोलीन या एक्राइल एल्डिहाइड बन जाता है। इसकी बहुत स्मेल बहुत अजीब सी होती है, बहुत तीखी गंध होती है, तो अगर ऐसी स्मेल आए तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पर क्या है, आपको ग्लिसरॉल दिया गया था कंपाउंड। ठीक है एक्रोलीन या एक्राइल एल्डिहाइड बोलते हैं हम इसको। यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ध्यान रखिएगा, वैलेंसी कंप्लीट कीजिएगा। देन उसके बाद में है रिएक्शन विद ऑक्सैलिक एसिड। ग्लिसरॉल जो है वो ऑक्सैलिक एसिड के साथ भी 2 अलग अलग तरीके से रिएक्शन करता है, 2 अलग अलग टेम्परेचर पर रिएक्शन करता है। पहला जो है, अगर हम 110 पर रिएक्शन कराएं, 110 डिग्री सेल्सियस पे, तो फॉर्मिक एसिड बनता है। ये देखिए, ये ऑक्सैलिक एसिड है, COOH COOH। ग्लिसरॉल, तो यहाँ से क्या होगा, H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा और ये क्या बन गया, ग्लिसरल मोनोऑक्सिलेट बन जाता है ना। ये पूरा OCCOOH पूरा जुड़ेगा, देखिएगा OCCOOH पूरा जुड़ा है ये। ठीक है, अब यहाँ से CO2 का मॉलिक्यूल निकलेगा और ये चीज़ बनेगी, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस होएगा तो H प्लस और OH माइनस ये यहाँ से टूटेगा। तो देखो, ग्लिसरॉल तो आपको एज इट इज़ वापस मिल जाएगा और ये HCOOH फॉर्मिक एसिड बनेगा। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस होने के बाद फॉर्मिक एसिड बनता है ग्लिसरॉल। तो हमने क्यों कहा कि फॉर्मिक एसिड बन रहा है, क्योंकि ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल तो आपको एज इट इज़ वापस मिल रहा है, नया क्या बन रहा है, फॉर्मिक एसिड। किसके साथ में रिएक्शन कराई, ऑक्सैलिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराई तो फॉर्मिक एसिड मिलता है। और यही रिएक्शन अगर हम 260 डिग्री सेल्सियस पे करा दें तो एलाइल अल्कोहल मेजर प्रोडक्ट बनता है। ये देखिए, ऑक्सैलिक एसिड है, यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड के दोनों मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ 2H2O निकले गए, देखो OH और H, OH और H, तो 2H2O के मॉलिक्यूल निकलेंगे, एक साइक्लिक कंपाउंड बनेगा, डाइऑक्सिलेट, ग्लिसरल डाइऑक्सिलेट,
और इस ग्लिसरल डाइऑक्सिलेट से यहाँ पे CO2 निकलेगा, एक ये CO2 और एक ये CO2, दो CO2 के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एलाइल अल्कोहल बन जाएगा, यानी CH2 CH CH2OH एलाइल अल्कोहल 260 पे। देन उसके बाद में हम करते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन पे भी जो है प्रोडक्ट जो है वो डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन की कंडीशंस पे। अगर ऑक्सीडेशन हम डाइल्यूट HNO3 से कराया है तो ग्लिसरल एसिड और टार्टोनिक एसिड बनता है प्रोडक्ट, ग्लिसरिक एसिड एंड टार्टोनिक एसिड। यही अगर ऑक्सीडेशन आप कंसंट्रेट HNO3 से कराते हो तो ओनली ग्लिसरिक एसिड बनता है प्रोडक्ट। अगर हम एसिडिक KMnO4 से करवा रहे हैं क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन, तो ऑक्जेलिक एसिड बनेगा और CO2 गैस बनेगी। और अगर यही ऑक्सीडेशन हमने ब्रोमीन वाटर से या सोडियम हाइपोब्रोमाइड से या फेंटोन रिएजेंट होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड विथ FeSO4 फेरस सल्फेट, इनमें से किसी के भी साथ में कराते हैं तो ग्लिसरल्डिहाइड बनता है एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बनता है, ठीक है। और कंडेंसेशन ऑफ बोथ गिव्स दोनों का, यानी ये जो दो बने हैं ना ग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, इन दोनों का अगर हम क्या करते हैं कंडेंसेशन कर देते हैं तो ग्लिसरोज या अल्फा एक्रोज बनता है, बेसिकली फ्रक्टोज बनता है। ग्लिसरोज या अल्फा एक्रोज का मतलब होता है फ्रक्टोज। अभी मैं आपको रिएक्शन बताता हूँ। देखिए हमने कहा ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम किसके थ्रू, HNO3 के थ्रू, ये ऑक्सीडेशन किया हमने तो ग्लिसरल्डिहाइड बना। ये जो OH है यानी जो 1 डिग्री कार्बन है सिर्फ उसके ऊपर रिएक्शन हो रही, ध्यान से देखिएगा। तो अल्कोहल किस में कन्वर्ट हुआ, एल्डिहाइड में, तो ग्लिसरल्डिहाइड हो गया। फिर ये एल्डिहाइड कन्वर्ट हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड में तो ग्लिसरिक एसिड हो गया ये। उसके बाद हमने और ऑक्सीडेशन किया तो ये वाला जो अल्कोहल था प्राइमरी, देखो ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, पहले इन्हीं पे रिएक्शन हो रही है। फिर हमने और ऑक्सीडेशन किया तो ये प्राइमरी अल्कोहल भी किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में, यानी ये भी एसिड और ये भी एसिड, तो ये टोटल मिला के क्या हो गया, टार्टोनिक एसिड। टार्टरिक एसिड होता ना, इसको हम कहते हैं टार्टोनिक एसिड, ठीक है। तो ये तो वो है डाइल्यूट HNO3 वाला ऑक्सीडेशन, यानी पहले ऑक्सीडेशन किया तो ग्लिसरल्डिहाइड, फिर और ऑक्सीडेशन किया तो ग्लिसरिक एसिड, और ऑक्सीडेशन किया तो टार्टोनिक एसिड। फिर हम कह रहे हैं कि हमने जब कंसंट्रेट ये वाला कंसंट्रेट के साथ में करेंगे हम तो ग्लिसरिक एसिड ही मिलता है हमको, ठीक है। और अगर हमने एसिडिक KMnO4 के साथ में किया तो हमको ऑक्जेलिक और CO2 मिलेगा। ये देखो ये बना डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ऑक्सीडेशन किया तो अब की बार हम कह रहे हैं कि यहाँ ये जो है 2 डिग्री जो है इसका ऑक्सीडेशन हुआ है सबसे पहले, और जब इसका ऑक्सीडेशन होगा सबसे पहले तो वो एल्डिहाइड किसमें क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल जो है या प्राइमरी अल्कोहल बनाता है एल्डिहाइड और 2 डिग्री अल्कोहल यानी सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है कीटोन, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्ट होगा कीटोन में, ये हो गया देखो। तो ये हो गया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, क्योंकि दोनों पे हाइड्रोक्सी है तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। उसका ऑक्सीडेशन किया तो ये जो प्राइमरी अल्कोहल हैं ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे एसिड में, तो ये हो गया मीजो ऑक्जेलिक एसिड। ये ऑक्जेलिक एसिड है, बीच में ये CO आ रहा तो ये मीजो ऑक्जेलिक एसिड है। और ऑक्सीडेशन करोगे यानी ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा और COOH हो गया, यानी ऑक्जेलिक एसिड प्लस ऑक्जेलिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। और इस ऑक्जेलिक एसिड का जब आप ऑक्सीडेशन और करोगे तो CO2 प्लस H2O मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये वाला भी हो गया, ठीक है। ये दोनों तो पहले ही हो गए स्टेप में, ये वाला भी हो गया। अब हम कह रहे हैं ब्रोमीन वाटर सोडियम हाइपोक्लोराइड या फैंटम के साथ में करते हैं। ये रहा ब्रोमीन वाटर, देखो ये है ग्लिसरॉल, इसका ब्रोमीन वाटर के साथ में हमने क्या किया है, ऑक्सीडेशन किया है। तो सबसे पहले इस सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ है और सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट हुआ है, कीटोन में, यानी क्या हो गया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बना। और साथ में क्या बना, ग्लिसरल्डिहाइड बना, यानी कि 2 डिग्री कार्बन का भी ऑक्सीडेशन हुआ है और 1 डिग्री कार्बन का भी ऑक्सीडेशन हुआ है। 2 डिग्री कार्बन का ऑक्सीडेशन होने से क्या होना, कीटोन, और 1 डिग्री कार्बन का ऑक्सीडेशन होने से क्या बना, एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये हो गया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और ये हो गया ग्लिसरल्डिहाइड। इन दोनों का कंडेंसेशन करा देंगे तो एक H हटा के यहाँ लगा दो, बस इतना करना आपको। ये जो CH2OH है ना, ये CH2 का H हटा के यहाँ लगा दो और फिर देखो ये क्या होता है, CH2OH, CO, CHOH, CHOH, CHOH और CH2OH। क्या है ये बेसिकली, या अल्फा एक्रोस या ग्लिसरोज कह रहे हैं इसको, लेकिन बेसिकली ये है क्या, फ्रक्टोज है। अगर आप देखेंगे तो C6H12 और C6H12O6 ये वो फॉर्मूला है, ठीक है।
C6H12O6 सुक्रोज। अब इसको हम फ्रक्टोज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप कीटोनिक है, एल्डिहाइड नहीं है, तो ये बेसिकली फ्रक्टोज बन जाता है। ठीक है, तो ये है ऑक्सीडेशन। ये था पूरा हमारा ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ग्लिसरॉल की केमिकल रिएक्शंस, और ये कंप्लीट हो गया अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक। बहुत सारे बच्चों के जो है क्वेरीज आई थी कि सर जो है इनके नोट्स हमको बनाने हैं या आप देंगे, तो आज मैं ये सारे नोट्स आपके डाल दूंगा ग्रुप में, आप इसकी प्रिंट आउट ले लें। ये नोट्स हैं, आप इनको पढ़ें। जहाँ भी मैंने कहीं बताया है अगर प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, लिखने में कहीं गलती हुई, तो वो ज़रूर आप सही कर लें, बाकी आप इसको पढ़ें। ठीक है फिनॉल हम स्टार्ट करेंगे अब मंडे को। ओके, थैंक यू।